गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है 2.10। इसके पहले के हमने 9 न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं और होप सो आपने उस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में आपको आई अल्फा इससे रिलेटेड बातें की जाती है और इसमें याद रखना हमेशा दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलेगी। देखिए हमारे पास में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल है 0.2 मोलर aqueous solution of KCl freezes at minus 0. This. Calculate Venthoff factor and osmotic pressure of the solution at 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, इसका मतलब पाए ऑब्जर्व्ड निकालना है। रिमेंबर माय वर्ड्स, आपको पाए ऑब्जर्व पूछा है इसने, ठीक है। पाए ऑब्जर्व निकालना है। दूसरी बात, आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है तो आप टी से डिनोट करेंगे उसको, -0.680 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो सॉल्यूशन है 0.2 मोलल, यानी इसकी मोलैलिटी दी हुई है। तो भाई मोलैलिटी से एक बार समझ में आती है, क्या समझ में आती है? 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg वाटर। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको वेंटॉफ फैक्टर भी पूछा है इसने, वेंटॉफ फैक्टर भी आपको पूछा है, तो आपको पाई ऑब्जर्व तो निकालना ही है, इसके पहले वेंटॉफ फैक्टर भी निकालना है। तो पहले हम इसका काम करेंगे, फिर उसके बाद इसके पास जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट मकसद ये है, सेकंड ये है। अब आपको जब वेंटॉफ फैक्टर चाहिए तो वेंटॉफ फैक्टर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल। तो भाई आपको ऑब्जर्व और थेरोटिकल दोनों पता रहना चाहिए। आपको कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है? आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता है। देखो, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाओगे, ना ही आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पास जाओगे, ना ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर के पास जाओगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसने डायरेक्ट पूछा ही है, और ना ही आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पास जाओगे। तो आपके पास एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती है जिसका नॉलेज इस न्यूमेरिकल में दिया है, वह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आप आई की वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू और थेरोटिकल वैल्यू दोनों ही वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। तो बच्चों ऑब्जर्व वैल्यू कैसी होंगी और थेरोटिकल वैल्यू कैसी होंगी और इसको कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अब यहां से हमारा सॉल्यूशन, एक्चुअली यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैंने तुम्हारे जनरल के लिए बता दिया, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड हमको निकालना है। ऑब्जर्व निकालने के लिए हम कभी भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये होगा T1 नॉट माइनस टी। इसका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में कभी नहीं दिया रहेगा ये सब चीजें, आपको ये याद रख के ही वैल्यू पुट करना है। तो ये कितना हो गया? 0। इसका 0 डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस है तो ये भी डिग्री सेल्सियस में रखूंगा, माइनस माइनस 0.680 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों में से गया तो आंसर आएगा 0.680। अंडरस्टूड? ये हो गया डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको पता है इट इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में कैसा होता है? सेम। तो 680 के, तो ये आपको मिल गया डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड। अंडरस्टूड? अब इसके बाद में हम दूसरा काम करेंगे, डेल्टा टी एफ थेरोटिकल निकालेंगे, ठीक है। थेरोटिकल, थेरोटिकल वैल्यू, थेरोटिकल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉर्मूले डायरेक्ट दिए है वो थेरोटिकल के लिए दिए है। तो हमारा पास फॉर्मूला था के एफ इंटू एम। समझ में आया बच्चों? क्या है? के एफ इंटू एम। देखो आपको के एफ दिया हुआ है, ये वाटर का के एफ है 1.86, ये तो याद ही रख लो आप। तो 1.86, 1.86 इंटू मोलैलिटी है 0.2, कितना होगा? 1.86 का डबल कितना होता है? 372। 186 का 372, तो कितना होगा? 0.372 केल्विन। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व, ये हो गया हमारा डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। दोनों ही वैल्यू नाउ हमको पता है बच्चों, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। याद रखना कभी भी
कभी भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व निकालना है, थ्योरेटिकल निकालना है, देन आफ्टर आपको आई निकालना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। अंडरस्टूड। बताओ बच्चों, ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी थी, 0.680। कितनी थी, 0.680 अपॉन थेरोटिकल कितना था, 0.372। आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आता है 1.83। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हो गई हमारी, आई की वैल्यू हो गई। अंडरस्टूड। अब आई की वैल्यू एक बार निकाल लिए, तो अब हमको किसकी तरफ जाना है, आई की वैल्यू निकालने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमको निकालना है पाए ऑब्जर्व्ड। हमको क्या निकालना है, पाए ऑब्जर्व्ड। तो अगर आपके पास पाए थेरोटिकल का फॉर्मूला है तो भी आप पाए ऑब्जर्व्ड निकाल सकते हो। देखो कैसे, पाए ऑब्जर्व्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला, पाए ऑब्जर्व्ड आई इंटू पाए थेरोटिकल। ठीक है, आई इंटू पाए थेरोटिकल। आई की वैल्यू मालूम है, पाए थेरोटिकल क्या था भाई, क्या था, W2 आर टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर मोलर मास, ऐसा कुछ तो भी था। ठीक है, एक और तरीका यूज कर सकते हैं, W2 मोलर, M2 की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमको N2 दिया हुआ है, 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर N2 लिख देता हूँ। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट करो, 1.83 इंटू N2 कितना है, 0.2, 0.0821। एटीएम में आंसर आएगा 0.0821 रख रहे हैं ना हम आर की वैल्यू, तो एटीएम में आंसर आएगा हमारा, पाएगा। टेम्परेचर कितना था बताओ मुझे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। यहाँ पर आएगा 298 के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्यों वन लिया मैंने, वन लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने वन वैल्यू रखे। क्यों हमने वन वैल्यू रखे, इसके पीछे कारण है, 1 kg ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 kg वाटर इज इक्वल टू द 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बच्चों समझ में आ गया, इन सब की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू 8.2 atm। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों ये एक तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत औसम न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको जनरली मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो, आप अच्छे से देख लीजिए किस किस तरीके से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने रखा था आई वैल्यू निकाला है, फिर उसके बाद पाई ऑब्जर्व्ड। कभी भी ऐसे वेंटो फैक्टर वाला न्यूमेरिकल आया और एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है, आपको नहीं पता कौन सा पूछा है, थ्योरेटिकल नहीं बोला, ऑब्जर्व नहीं बोला, ऐसे टाइम पे आपको निकालना है कौन सी बच्चों, ऑब्जर्व निकालना है आपको। कौन सी निकालना है, ऑब्जर्व। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.11, जिसमें दिया हुआ है कि आपको ये 0.01 मोलर एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन की, फ्रीजेस एट दिस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हो इसको, इसको बोला जाता है अल्फा। अब जैसे कि हम इस लेसन की बात कर रहे हैं, तो भाई इस लेसन में अल्फा एक ही जगह पे आया था, आई और अल्फा के रिलेशन में। तो अल्फा और आई का रिलेशन क्या था, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर इसका रिलेशन था अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन डैश माइनस वन। तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है तो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ एन डैश। आपको ये दोनों वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। तो आई निकालने के लिए मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आई निकालने के लिए हमारे पास तरीका है कि भाई आप निकालो कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऑब्जर्व्ड और थेरोटिकल। तो वो तो हम यहाँ पर निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग वहां पर यूज किया हुआ है। एन डैश, एन डैश तो हमारे सॉल्यूट से निकलता है। सॉल्यूट कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है, तो वही एसिड है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, यानी इसके मतलब दो आयन बनेंगे, एक H पॉजिटिव और एक अदर अनायन। ठीक है, तो इसका मतलब एन डैश की वैल्यू क्या हो गई, एन डैश की वैल्यू हो गई 2। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ आयंस क्वेश्चन में 2। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, इसका आयनाइजेशन वाटर के अंदर होता है HCOO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कितने आयन बने बच्चों, ये एक आयन बना, ये एक आयन बना है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए 2, इसलिए इसकी वैल्यू है एन डैश इक्वल्स टू 2। अंडरस्टूड। जितने नंबर ऑफ आयन बनते हैं उसको बोलते हैं हम एन डैश। क्लियर है। अब रही बात आई की, तो हमारा पहला मकसद अभी आई की वैल्यू निकालना है। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व वाला और डेल्टा टीएफ थेरोटिकल वाला, और फिर हम निकालेंगे आई। तो भाई ऑब्जर्व वाले के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टी वन नॉट माइनस टी। ये क्या है भाई,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या? अरे भाई सॉल्वेंट क्या है? वाटर है सॉल्वेंट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? जीरो, याद रखना बिल्कुल ये। तो कैसा रहेगा? जीरो माइनस, भाई यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? इतना दिया हुआ है, तो माइनस 0.001, अंडरस्टूड? तो आंसर कितना आएगा? 0.021 डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो एक चीज वैल्यू, एक वैल्यू हमको मिल गई। अब भाई दूसरी बात बची हमारी डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। तो डेल्टा टी एफ थेरोटिकल के लिए हम क्या यूज करेंगे? बताओ फॉर्मूला क्या था उसका? के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86। एम की वैल्यू कितनी है बताओ? 0.01। कितना आंसर आएगा? 0.0186। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया बेटा डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व और डेल्टा टी एफ थेरोटिकल, दोनों वैल्यू मिल गई। हम अब आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था बताओ मुझे? हमारा फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी है बताओ? 0.021 अपॉन थेरोटिकल की वैल्यू कितनी है? 0.0186। क्लियर है? दोनों वैल्यू आपको दिख रही है बराबर? वो रही ऑब्जर्व की वैल्यू बच्चों, ये रही थेरोटिकल की वैल्यू। इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1.13। क्या मिलेगा हमको? 1.13। तो 1.13 किसकी वैल्यू हुई? आई की वैल्यू हुई। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू हमको एक बार मिल गई, तो हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा के लिए क्या था बच्चों? एन डैश, सॉरी I-1, I-1 एन डैश माइनस वन। ठीक है, I-1 एन डैश माइनस वन। आई की वैल्यू कितनी है? 1.13 माइनस वन, 2 माइनस वन, कितना होगा? 0.13 बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 0.13। तो बेटा ये किसकी वैल्यू हुई? अल्फा की वैल्यू हुई। इसका मतलब हमको बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी मिली? 0.13। देयरफॉर परसेंटेज अल्फा कितना होगा? 13%। ठीक है, कितना होगा? 13%। दिमाग में आ गई बातें? तो ये एक तरीका है जिससे हम आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये न्यूमेरिकल को आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है बच्चों? हम इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, इस न्यूमेरिकल में हमको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हमको हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमको दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ है कि CaCl2 3.4 ग्राम CaCl2 हमने 2.5 लीटर ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व किया है, और हमको डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर वेंटो फैक्टर दिया हुआ है। आप अगर वेंटो फैक्टर नहीं दिया रहता तो शायद आप लोग आपके दिमाग में एक फॉर्मूला लेके आते, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन VRT। ये पाई इक्वल्स टू N2 RT अपॉन V। ठीक है, या N2 की जगह आप W2 अपॉन M2 VRT ये फॉर्मूला रख के निकालते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? ये वाला फॉर्मूले में आई लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। भाई अभी ये जो आई विदाउट आई निकाल रहे हो तो ये थेरोटिकल वाला निकलेगा। आपको उसने थेरोटिकल नहीं पूछा है, आपको ऑब्जर्व पूछा है उसने। तो ऑब्जर्व निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस फॉर्मूले में हमको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, और पाई की वैल्यू जो भी आएंगी वो आएंगी ऑब्जर्व्ड वाली। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं है हमारे पास, हम सब देखेंगे। क्या आपके पास आई की वैल्यू अवेलेबल है? यस। N2 छोड़ो, W2 आपको होना। देखेंगे सबसे पहले W2 क्या है। तो ये हो गई वैल्यू बेटा W2 की। W2 दिया हुआ है, ये V की वैल्यू दी हुई है आपको, V की वैल्यू, ये T की वैल्यू दी हुई है आपको, और ये दी हुई है आपको I की वैल्यू। अब रही बात यहाँ पर M2 की वैल्यू आपको दी नहीं हुई है, R की वैल्यू आपको दी नहीं हुई है बच्चों। M2 की वैल्यू आप कौन से रखोगे? ये हाथ से निकालना पड़ेगा। M2 कैल्शियम रहता है 40 का, कैल्शियम कितने का रहता है? 40 का, और Cl2 रहता है 35.5, 2 जार 71, 71 प्लस 40 कितना होता है? 111। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो कैसा होगा? देखो बच्चों, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? कहाँ है? 2.47 इंटू W2 है हमारा 3.4 इंटू आर। सबसे बड़ा सवाल आर की वैल्यू कौन से रखेंगे? जैसे यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में दिया है, आर की वैल्यू हम 0.0821 रखेंगे। 0.0821 ये आर की वैल्यू रखेंगे। अगर ये रखते हैं तो पाई की वैल्यू काय में आएंगी? एटीएम में आएंगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है?
300 केल्विन अपॉन M2 की वैल्यू है 111 इंटू वॉल्यूम 2.5 लीटर। ठीक है बच्चों, 2.5 लीटर। तो ये सब वैल्यू हमने रख दिया, आप इसको लॉग बुक की मदद से सॉल्व करिए एंड देन यू विल गेट आंसर दिस वन 0.7458 atm, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये था बच्चों हमारा 2.12 न्यूमेरिकल। इसके बाद में एक 2.13 न्यूमेरिकल भी है जो थेरोटिकल दिया हुआ है, इसके बाद में मैं लूंगा। पहले हम 2.14 न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, assuming complete dissociation calculate the molality of an aqueous solution of KBr whose freezing point is, भाई ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, टी की वैल्यू है -2.95 डिग्री सेल्सियस और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमको मालूम भी है, वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर, के फॉर वाटर भी दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ये बहुत अच्छी बात दी हुई है, कंप्लीट डिसोसिएशन। ये कंप्लीट डिसोसिएशन वर्ड हमको क्या सिखाता है भाई, ये बताता है कि डिग्री ऑफ परसेंटेज अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 100% या अल्फा की वैल्यू है 1। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, रही बात केबीआर सॉल्यूशन की बात, केबीआर सॉल्यूशन है तो केबीआर से एक बात समझ में आती है कि अगर केबीआर का आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, के पॉजिटिव प्लस बी आर निगेटिव। इसका मतलब एन डैश की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है बच्चों, यहां से ये भी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन डैश की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू है तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, आई माइनस वन एन डैश माइनस वन, ये 1, ये 2 माइनस वन, ये भी 1 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, वैल्यू कितनी थी अल्फा की वैल्यू 1, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई की वैल्यू कितनी है निकालना है हमको, आई माइनस वन, 2 माइनस वन, ठीक है, ये 1 हो गया, 1 1 इधर गया, 1 हो गया, तो आई माइनस वन इक्वल्स टू 1, तो आई इक्वल्स टू कितना होगा, आई इक्वल्स टू कितना होगा 2। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना आप बच्चों, ये बात दिमाग में बैठा लो आप, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है या कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, उस टाइम पे आपकी एन डैश की वैल्यू और आई की वैल्यू कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। क्या रहेंगी, एन डैश की वैल्यू और आई की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी पूछा है उसने, तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, हमको के एफ की भी वैल्यू दी हुई है, यहां से क्या निकलता है बच्चों, ये देखो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व निकलता है, यहाँ से डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व 0 माइनस माइनस 2.95 कितना होगा, 2.95 केल्विन, ये डेल्टा टी एफ। जैसे बच्चों इसमें दिया हुआ है, हमको निकालना है मोलैलिटी, क्या निकालना है हमको, मोलैलिटी निकालना है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, हमको निकालना था एम, एम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन आई इंटू के एफ। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, 2.95, 2.95 अपॉन आई की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 1.86, देन यू विल गेट द वैल्यू, then you will get, after solving this you will get the value of 0.793, आपको मिलेगा 0.793। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखो बच्चों थोड़ा हटके न्यूमेरिकल था लेकिन था इजी। आप एक काम डायरेक्ट कर सकते हो, आप कंप्लीट डिसोसिएशन दिया हुआ है तो एन डैश की वैल्यू जो रहेंगी वही आई की वैल्यू रहेंगी, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये आप नहीं भी सॉल्व किए रहते तो चल जाता। ठीक है, और आपने क्या निकाला यहाँ पर, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व निकाल लिया यहाँ से, हमने फिर वही ऑब्जर्व का फॉर्मूला फिर से लिखे, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व आई इंटू के एफ इंटू एम, बस इसी में एम को मॉडिफाइड किया हमने, बाकी की वैल्यू पुट करे और डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चों। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.13, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ये एमसीक्यू के रूप में आ सकता है ये न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है 4 सॉल्यूशन हमको दिए हुए, सबकी मोलैलिटी अलग अलग है और हमारे सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट है वो भी डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात, हमको 2 चीजें पूछी है, हमको यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा
और मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा। तो भाई आप सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों यहाँ पर कि ये जो होती है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, भाई ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर एक क्लियर बात है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम वाला आंसर, और जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम रहेगा वो रहेगा मिनिमम वाला आंसर। तो हमको बस वही ढूंढना है यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, मोर पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल मैक्सिमम वाले का आंसर हो गया, और जिसमें लेस पार्टिकल आ रहा है वो हो गया हमारा मिनिमम वाले का आंसर। अब देखो सबसे पहले इनके कितने पार्टिकल बनेंगे ये देखेंगे हम। सबको मैं सर्कल कर लेता हूँ सभी सॉल्यूट को। इसके पार्टिकल बनेंगे, 2 पार्टिकल बनेंगे, के पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, 2 पार्टिकल बनेंगे, Al रेस टू द पावर 3 पॉजिटिव और PO4 रेस टू द पावर 3 निगेटिव, ऐसे 2 पार्टिकल बनेंगे इसके भी 2 पार्टिकल। और हाँ कमाल की बात है MgSO4 के भी 2 पार्टिकल, है ना, सभी के 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं। हाँ अब इसकी मोलैलिटी है, इसका मतलब इतने मोल डाला होगा, तो टोटल मोल कितना हो रहा है इसका 0.1 इंटू 2 कितना हो रहा है 0.2 पहले का। दूसरे का कितना होगा 0.05 इंटू 2 0.1। तीसरे का कितना होगा 1 इंटू, मैंने मोलैलिटी इंटू पार्टिकल कर रहा हूं मैं 1 इंटू, क्योंकि मोलैलिटी जितनी रहेगी बच्चों उतने ही मोल है ना अंदर, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2, इसका कितना हो गया 2, और इसका कितना होगा 0.1 इंटू 2, तो 0.1 इंटू 2 कितना हो गया 0.2। तो अब बताओ मुझे आप सबसे ज्यादा किसका आंसर आ रहा है। ये रहे हमारे 4 आंसर, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज्यादा आंसर ये है नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे है बेटा, ये मोर नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो ये किस वाला आंसर हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला किसको पूछा था, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर काय में आ रहा है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा आंसर है उसका सी, ये हमारा आंसर है मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और सबसे कम पार्टिकल किसमें दिख रहे हैं, आप देख सकते हो सबसे कम पार्टिकल दिख रहा है 0.1, ये सबसे कम है। तो ये हो गया लेस नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हो गया बच्चों लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मिनिमम वाले का आंसर हो गया। तो मिनिमम क्या था, मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया बी। अंडरस्टूड, क्लियर है, कोई परेशानी बच्चों नहीं है। तो यहां पर हमने आज पूरे सॉल्व न्यूमेरिकल कर लिया है। मैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल बताऊंगा हमारे टेक्स्ट बुक के। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्ते।